गुड आफ्टरनून बच्चों। थोड़ा सा लेट हुआ आज हमें क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया, प्राकृतिक संपदा। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमें संपदा दी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसका प्रयोग कैसे करना है, उपयोग और किस प्रकार वो पर्यावरण में को पर प्रभाव डालती है, पर्यावरण पर प्रभाव कैसे है का, और उसका हम उपयोग करते हैं तो उससे प्रदूषित कैसे कर रहे हैं, हमारे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो उसको प्रदूषित कर रहे हैं। और इस संपदा में तीन चीजें हमने बात की हैं: वायु, जल और मृदा। ठीक है, तीन चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वायु के बारे में बात की और हमें ये पता है कि वायु हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, और ये जो वायुमंडल में वायु है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, नाइट्रोजन भी वैसे उपयोगी है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के बाद ये प्रोटीन का मुख्य अवयव होता है और पौधों में मृदा के द्वारा अवशोषित होता है ना। तो इनका उपयोग कैसे करते हैं ये हमने पिछले इसमें लेक्चर में भी पढ़ लिया, और छोटी क्लासेस में भी हमने बहुत पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, तो ये नियंत्रित रहनी चाहिए गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था 14.1.1 ये आपने पढ़ना है और 14.1.2 पढ़ना है। तो 14.1.1 आपने पढ़ा होगा, जलवायु नियंत्रण कैसे होता है ये, और जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है। यानी इन ये जो वायु है, इसकी भूमिका क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो ये गैसेस का एक कवरिंग बनी हुई है, ये कुछ रेंज तक है, कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही है, उसके बाहर नहीं है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, जल वाष्प है, धूल कण है। तो ये जो वायुमंडल है, ये किस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जलवायु को नियंत्रण कर रहा है। एक चीज आप याद रखें कि जो ये वायु है, ऊष्मा की चालक मानी जाती है। तो मतलब चालक ना तो ये बहुत जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करती है, और ना ही बहुत जल्दी उसका ह्रास होता है उसमें से। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, वो एकदम से सारा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाता। उसका अवरोध कौन करता है? ये वायु। वायु की ये कण ऊष्मा को जब अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे अब वो गर्म होते हैं, एकदम से नहीं होता, क्योंकि कुचालक है, इसलिए बहुत समय लगाएंगे गर्म होने में। कभी आपको दिखता है सवेरे भी, जैसे आप सूर्य निकलता है तो एकदम से गर्मी नहीं हो जाती। ठीक है, अब ये वायुमंडल हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है और तापमान को एक निश्चित स्तर पर रखता है। जैसे अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो जहां पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश जो डायरेक्टली, सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर गिरेगा, उस समय जब सूर्य सामने है चंद्रमा के, तो उस तरफ चंद्रमा पर तापमान 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब सूर्य वहां से छिप जाएगा, चंद्रमा की दूसरी ओर चला जाएगा, तो जिस तरफ को सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, वो इतना ठंडा हो जाएगा जितना 190 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन पृथ्वी का तापमान आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ठंड होने पर भी 0 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा बहुत -1 -2 हो जाता है, और एक लगभग 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो जाता है। लेकिन शहरों में जहां आपने देखा बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वायु में बहुत ज्यादा धूल कण है, पोल्यूटेंट्स हैं, वहां पर ये तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि वायु में अन्य कण आ जाते हैं इसलिए। ठीक है,
तो देखिए, जो वायु है ऊष्मा की कुचालक होने के कारण अधिकतम तापमान 30-40 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस के तक पहुंचेगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है। तो ये वायुमंडल नियंत्रित कैसे कर रहा है हमारे इस तापमान। क्रियाकलाप यहाँ पर दे रखा है आपको, जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो तापमान है वो वायु द्वारा स्थिर रहता है। क्या होता है, आपने एक गिलास या बीकर लेना है, उसमें आपने पानी डालना है, जल डालना है। एक बीकर में आपने रेत डालनी है और एक बीकर में आप खाली रखोगे और इसमें थर्मामीटर डालेंगे तीनों में और धूप में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि किसका तापमान तेज गति से बढ़ता है। अब देखोगे रेत का तापमान ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, पानी का उससे कम गति से बढ़ेगा और हवा का बहुत कम गति से बढ़ेगा। जब उसको छाया में रखा जाएगा तो तापमान में कमी भी उसी दर से आएगी। अब ये पानी सबसे फास्ट जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा रेत में, सबसे फास्ट बड़ा भी था और सबसे फास्टली कम भी हो जाएगा। पानी में उससे कम गति से होगा और वायु में उससे कम गति से। तो जो ऊष्मा पृथ्वी के ऊपर आई है वो धीरे धीरे उसको गर्म करेगी, क्योंकि इसके बाहर वायु है। और जब रात को सूर्य नहीं होगा तो ये जो गर्माहट है ये वायु के कणों में है, ये इजिली रिलीज नहीं होगी, समय लगेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो जाएगी। सुबह 5 बजे न्यूनतम तापमान होता है और उस समय तक फिर दोबारा से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो इसलिए वो तापमान उतना कम नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि क्यों वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है, क्यों तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है और बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ये समझ लिया हमने, समझ गए हम कि ये वायुमंडल का रोल क्या है। ठीक है। उसके बाद 14.1.2 था वायु की गति। तो वायु में गति भी होती है, इससे हम पवने कहते हैं। कि पवने क्या है, जब वायु प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब वायु प्रवाहित होगी गति में होगी यानी, तब उसको हम बोलेंगे पवने, पवन है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी हवा बड़ी ठंडी ठंडी गर्मियों में चल रही है, उसको समीर कहते हैं हम। कभी तेज गति से हवाएं चलती हैं तो तीव्र गति से चलने वाली हवाएं भी, और कभी कभी तूफान भी आते हैं। बहुत ज्यादा तीव्र गति हो जाने पर उसको हम तूफान कहते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और वर्षा भी होती है कभी कभी। तो ये सब जो हवा की गतियां हैं, वर्षा हो रही है, ये सब किन क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। ये सब निर्भर करता है पृथ्वी के गर्म होने और जल वाष्प बनने पर, इन चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पृथ्वी गर्म हो रही है तो उसी पर पवनें निर्भर करती है। ये जो विभिन्न प्रकार की पवनों की गति है, ये अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। दूसरे कारक भी हैं इसके, जैसे आप पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी घूमती है ना, तो ये जो पृथ्वी का घूर्णन है वो भी कहीं ना कहीं ये हवाओं को, जो पवने हैं उनको निर्धारित करता है। दूसरा, जो हवाएं चल रही हैं उसके रास्ते पर जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत आ जाते हैं, तो वो जो पर्वतों से टकरा कर हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं। तो ये सब पवनों की, वायु की गति के लिए प्रमुख कारक। सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का गर्म होना। देखो, अगर हम ये कहें कि हम समुद्र के किनारे हैं, अगर हम समुद्र के किनारे हैं, इस तरफ आप समुद्र ले लो और इस तरफ तटीय क्षेत्र ले लो, ये तट है, तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ तट पर रेत है तो रेत पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होगी। तो रेत के ऊपर की जो हवा है वो भी जल्दी गर्म होगी और पानी के ऊपर की हवा थोड़ी समय लगाएगी गर्म होने में। तो दिन के समय में क्या होगा, धूप से तटीय क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी गर्म होंगे।
तो हवाएं गर्म होंगी। यहाँ पर हवाएं अभी ठंडी हैं, 7वीं में भी पढ़ा होगा आप। अब गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हवा ऊपर चली जाएगी, यहाँ की हवा अभी ठंडी है। क्या होगा, अब यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है वहां पर कम दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि हवा तो चली गई ना ऊपर। अब यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, यहाँ पर दाब अधिक है, समुद्र के ऊपर अधिक है। तो यहाँ से अधिक दाब से वायु चलेगी कम दाब की तरफ, तो हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल। रात के समय में क्या होगा, रेत जल्दी गर्म हुई है तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ की हवा अब रात के समय, हवा तटीय क्षेत्र पर ठंडी होगी ऊपर, इसलिए ऊपर नहीं जाएगी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हवा जो है वो गर्म है, यहाँ की अपेक्षा रात को हवा गर्म रहेगी। तो क्या होगा, ये हल्की हवा ऊपर रहेगी थोड़ी, तो यहाँ पर जो दिन में दाब अधिक था, रात में दाब कम हो जाएगा। रात में दाब कम हो जाएगा तो हवा उल्टी दिशा में चलेगी ना, तटीय क्षेत्रों से चलेगी समुद्र की ओर। तो इस प्रकार हवाएं चलती हैं। बाकी और ज्यादा जो ये कारक हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक क्रियाकलाप आपको जरूर दे रखा है इनको, पवनों की गतियों को समझने के लिए। कि आपने एक बीकर लेना है या एक बोतल लेनी है खुले मुंह वाली, उसमें आपने एक मोमबत्ती डाल देनी है और मोमबत्ती को जला देना है, ठीक है। अब जब ये मोमबत्ती जलेगी तो एक अगरबत्ती आपने लेनी है जिससे धुआं निकल रहा है। कॉर्नर्स पर आप रखोगे तो ये धुआं देखो इस तरफ को आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा गर्म है। ये जो जल रही मोमबत्ती, इसके ऊपर हवा गर्म होगी तो ऊपर की ओर जाएगी ना। अब यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बनेगा तो हवाएं यहाँ से यहाँ आएंगी, कॉर्नर से, क्योंकि यहाँ की हवा ठंडी है यहाँ की अपेक्षा। तो यहाँ पर इसके ऊपर कम दाब का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र है, यहाँ अधिक दाब का क्षेत्र है, तो ये धुआं जाएगा इधर को जाता हुआ दिखेगा। तो ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर को जाएगा, इसका मतलब है उच्च दाब से कम दाब की ओर हवा चलेगी, ठीक है। जब यहाँ अगरबत्ती को इसके ऊपर रखा जाएगा तो डायरेक्टली सीधी धुआं जो है सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो गर्म हवा ऊपर उठेगी और हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएगी। ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हो जाएगी। अब निम्न दाब कैसे बना, क्योंकि वहां की हवा तो चली गई ना ऊपर, तो इसलिए वहां पर खाली स्थान बन गया जिसकी वजह से दाब कम हो गया यहाँ, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर को वायु चलेगी। तो ये क्रियाकलाप आपने करना है, कुछ क्वेश्चन उसमें दिए हैं उसके आंसर्स करने हैं आप, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, काफी है इतना आज के लिए। बाकी हम अगला टॉपिक आपने पढ़ लेना है, जल के वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लो। उसके बाद आगे का मैं कल वीडियो भेजूंगा, लेकिन पढ़ लेना आपने जरूर, ठीक है। इतना काफी है आज के लिए, पढ़ा है आपने, इसको अच्छे से समझ लो। आपको ये समझ होनी चाहिए, बच्चों को भी ये पता है, 7वीं क्लास में हमने पढ़ा है गर्म हवा ऊपर जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। ये सब आपने अच्छे से समझ लेना है, क्या क्या आज हमने सीखा, क्या क्या पढ़ा। जलवायु नियंत्रण में क्या रोल है वायुमंडल का, कैसे हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म हो जाता है। ये समझ लेना है अच्छे से, ताकि कभी कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो कि हम साइंस पढ़ते हैं, ये आप बता सको उनको, ठीक है। क्रियाकलाप भी कर लेना है। ये पवनें कैसे चलती हैं, अलग अलग दाब बनते हैं तब ये हवाएं चलती हैं, कैसे चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक समुद्री क्षेत्र तटीय क्षेत्र का उदाहरण दे रखा है, उसको समझाया है कहाँ से कहाँ हवा चलेगी, ये 7वीं में भी है आप, ठीक है। और यहाँ पर एक क्रियाकलाप ये करना है आपने, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेना। और इससे अगला 14.1.3 टॉपिक है, जिसमें वर्षा के बारे में बताया गया है। वर्षा, तो बादल कैसे बनते हैं वो सब उसमें दिया गया है, एक क्रियाकलाप भी दिया है, उसको भी करने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी हम कल समझेंगे, इतना काफी है, ओके। थैंक यू, पढ़ो अब अच्छे से।